नमस्कार। हम झारखंड के इतिहास सेक्शन को देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न किताबों में झारखंड क्षेत्र के विषय में कौन से नाम का उल्लेख किया गया है और कौन कौन से टेक्स्ट्स हैं, कौन कौन सी किताबें हैं जहाँ पे एग्जैक्टली झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, किस नाम से झारखंड क्षेत्र को जाना गया है वगैरह पिछले वीडियो में आपने देखा। अब यहाँ से शुरू करते एक नए टॉपिक। उस नया टॉपिक का नाम है झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का क्या है? का प्राचीन इतिहास। समझते जाइएगा चीज़ों को, कहानी की तरह आपको सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से मैं समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि झारखंड में जनजातियों के बसने का क्रम क्या है। जनजातियां जो आईं तो इनके बसने का क्रम क्या है। तो याद रखना, झारखंड में सबसे पहले जो जनजाति आई है उसको आप कहते हो असुर। असुर। उसके बाद आप खड़िया आई है, उसके बाद बिरहोर आई है ना, बिरहोर आई है। बिरहोर कोरबा आया है, मुंडा आया है और इस तरीके से चलता रहा है। मुंडा के बाद उरांव, उरांव हो, है ना। बहुत बाद में जाकर के आपको संथाल मिलेगा। बहुत बाद में जाकर के आपको कौन मिलेगा? तो संथाल मिलेगा। लगभग 13वीं सदी के आसपास में आपको संथाल नजर आएंगे। ये क्रम है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, झारखंड क्षेत्र में बसने वाली सबसे पहली जनजाति कौन है? तो असुर है। क्या है? कौन है? तो असुर है। असुर लगभग मान के चलिए कि 7000 से लेकर के 4000 बीसी के अराउंड इस क्षेत्र में बसी है। ईसा पूर्व के आसपास में इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में आकर के बसी। और ये जो अगर मुंडाओं की बात करेंगे तो मुंडा लगभग 600 बीसी, 600 छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 बीसी के आसपास में झारखंड क्षेत्र में आई। तो जो ये जनजातियां थी, असुर, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया, इस सबसे, इनके साथ मुंडाओं का संघर्ष हुआ और मुंडा विजयी हुए और तब मुंडाओं ने पहले राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन दो प्रकार का। सबसे पहले कौन सी जनजाति झारखंड में सर्वप्रथम आई निवास करने वाली, झारखंड में सर्वप्रथम निवास करने वाली जनजाति असुर। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि राज्य, सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय किसे है, तो सबसे पहले स्टेट फॉर्मेशन जो किया है वो स्टेट है मुंडा। ठीक है। सबसे पहले राज्य निर्माण किसने किया? तो मुंडाओं ने। सबसे पहले बसने वाली जनजाति कौन रही? तो असुर। असुर के बारे में कुछ और बात याद रख लीजिएगा, यानी सबसे प्राचीन आदिम जनजाति इसको कहा गया। सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कहा गया। देखिए, आदिम जनजाति का मतलब वैसी जनजातियां जिनका रहन सहन आज भी आदिम स्तर का बना हुआ है, प्राचीन काल का ही बना हुआ है। वो अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उनका तालमेल नहीं वो बैठा पाए हैं। उन्हें आज भी आदिम जनजातियों के नाम से जानते हैं। आपको ये भी बता दूं कि असुर को भी एक शिल्पी जनजाति के नाम से जाना गया शुरू से। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, लोहा गलाना और लोहा के पहले भी अगर मैं बात करूं तो कांसा बनाना, उससे पहले कांसा बन गया था लोहा से, और उससे पहले तांबा बन गया था। तो चाहे तांबा को बनाने में, चाहे कांसा को बनाने में, चाहे लोहा गलाने में, मैंने लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो असुरों को ही श्रेय दिया जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सी धातु बनी है? इतिहास में सबसे पहले धातु मानव जाति के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु है तांबा, और तांबा में टीन मिला दिया तो कांसा। और इसलिए याद रखिए, ये ताम्रपाषाण काल को रिप्रेजेंट करता है और कांसा को हड़प्पा काल को रिप्रेजेंट करता है। हड़प्पा संस्कृति में कांसा एक बहुत ही प्रमुख धातु के रूप में आपको, प्रतिनिधि धातु के रूप में आपको नजर आएगा। और आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में आपको लोहा नजर आएगा। लोहा, इन सब का श्रेय दिया जाता है असुरों को ही। करेक्ट।
और वो जो लोहे की लौह संस्कृति की जो शुरुआत हुई है 6ठी शताब्दी से पूर्व में, आज तक लौह संस्कृति यानी आयरन कल्चर कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो इसीलिए एक और नाम क्या दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है असुरों को, कि ये लौह संस्कृति के आरंभक हैं, लौह संस्कृति के आरंभक हैं, द इनिशिएटर ऑफ आयरन कल्चर। वर्ल्ड को इस कंट्रीब्यूशन के लिए लोहा एक बहुत बड़ी बात है। असुर जनजाति का के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इस लोहे ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। मैं 1 मिनट के लिए आपको लोहा का महत्व को समझाना चाहूंगा, अगर ये सब चीजें आपने लिख लिया हो तो, ठीक है। लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है, नोट्स बनाते चले जाइए। मैं आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखिए, लोहे के प्रयोग ने क्या कुछ किया है। प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो लोहे के प्रयोग का थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, 2 स्तर पर लोहे के प्रयोग ने मानव सभ्यता को प्रभावित किया। नंबर 1, इसने एक क्या काम कर दिया कि कृषि उपकरण जो है वो अब समृद्ध हो गए। पहले जो हल चलाते थे उसमें जो फाल लगा होता था वो लकड़ी का लगा होता था, अब लोहे का लग गया। तो खेत की जुताई अच्छी होने लगी, और कृषि उपकरण के बेहतर होने से क्या हुआ कि कृषि उत्पादन बेहतर हुआ, उत्पादन बेहतर हुआ। और कृषि उत्पादन बेहतर होने से क्या हुआ कि हम अब एक बहुत ही बेहतरीन सेना रखी जा सकी, एक प्रशासनिक व्यवस्था रखा जा सका, प्रशासनिक संरचना को डेवलप किया जा सका। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एक ऐसी चीज है अनाज के रूप में जो हम पेमेंट कर सकते थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसने एक दूसरे लेवल पे एक और काम क्या कर दिया कि जो हथियार थे, तलवार वगैरह, ये भी बहुत ही उत्कृष्ट और समृद्ध स्तर का कर दिया। और इन दोनों के दम पे एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और वेपन्स के दम पे बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हो गया। तो लोहे के आविष्कार ने, लौह संस्कृति ने पूरे विश्व का काया पलट कर दिया। आज तक चलता रहा है ये बात, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये बड़ी बात कर दी। और आप इसीलिए, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जब 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी BC में जब लोहे का प्रयोग होने लगा, आम होने लगा, तो आप देखोगे सबसे अधिक लोहे का प्रयोग हुआ इसी क्षेत्र में। असुरगढ़, ये जो असुर है, झारखंड वारखंड, इन्हीं लोगों ने चूंकि दिया, इसलिए याद रखिएगा राज्य निर्माण का पहला राज्य निर्माण भी किसने किया, 6ठी शताब्दी में। जब मुंडा आए तो मुंडाओं ने प्रथम राज्य का निर्माण कर दिया। इसी एरिया में लगभग मान के चलिए बिहार, झारखंड का जो यही इलाका है, यहीं पे मगध साम्राज्य 16 महाजनपद बने। पहले तो 16 महाजनपद बने देश के अलग अलग हिस्सों में, और ये 16 महाजनपद 3 महाजनपद में कन्वर्ट हो गया, 3 बड़े बड़े महाजनपद। और उसमें से एक है जो साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, उसको कहते हैं मगध। मगध यही पाटलिपुत्र उसकी राजधानी रही, गिरिव्रज यानी राजगीर उसकी राजधानी रही। तो मगध का इलाका यही है, इसके पीछे का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार कारक था लोहा। यानी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे एक बड़े जिम्मेदार कारक के रूप में लोहे को लिया जाता है। और इस लिहाज से असुरों का भारत के या विश्व के इतिहास में एक असुर जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये याद रख लीजिएगा। यानी जब जब इतिहास ने करवट लिया ताम्र पाषाण युग से, पहले तो पाषाण युग से ताम्र पाषाण युग में आए, श्रेय असुरों को जाता है। ताम्र पाषाण युग से कांस्य युग में आए, कांसा बना, श्रेय असुरों को जाता है, असुर जनजाति को। और कांस्य युग से लौह युग में हम एंटर किए, श्रेय असुरों को जाता है। तो असुर जनजाति न सिर्फ झारखंड के प्राचीन इतिहास में, भारत और विश्व के संदर्भ में भी अपनी एक महत्व बनाए हुए हैं, ये याद रखिएगा। और आज का संभवतः जो लोहार जनजाति आपको नजर आएगा, लोहार या लोहरा वगैरह, ये असुरों के ही वंशज हैं। किसके वंशज हैं? तो असुरों के ही वंशज हैं। और असुर संस्कृति के नष्टकर्ता कौन हुए?
समझ में आई बात ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, लोहे के प्रयोग ने किस प्रकार दुनिया को प्रभावित किया है। तो लौह संस्कृति के आरंभक कौन हो गए? असुर। और लौह संस्कृति के नष्टकर्ता कौन हो गए? सॉरी, असुर संस्कृति के नष्टकर्ता कौन हो गए? तो याद रखिएगा, असुर संस्कृति के नष्टकर्ता हुए मुंडा। मैंने क्या कहा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब मुंडा जनजातियों का यहाँ प्रवेश हुआ तो असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया ऐसी जनजातियों के मध्य इनका संघर्ष हुआ। खरवार हैं, इन लोगों के मध्य इनका एक्चुअली संघर्ष हुआ। और संघर्ष में क्या हुआ? ये लोग जीते और जीत करके उन लोगों को अपदस्थ कर दिया। छोटा नागपुर में इन्होंने पहली मुंडा राजवंश की स्थापना कर दी। ये है मुंडा, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ये वही मुंडा है जो महाभारत में कौरव सेना में, पांडव में नहीं शामिल हुए थे। करेक्ट? तो याद रखना है। और बाद में इन्हीं मुंडा, पहले तो मुंडा राजवंश बना, और बाद में यही छोटा नागपुर है जहां पर नागवंशी शासन की स्थापना हो गई। ठीक है, यही मुंडा जनजाति है जिन्होंने खूंट कट्टी शासन व्यवस्था लाया, पढ़ा पंचायत लाया। क्या क्या लाया? तो खूंट कट्टी प्रथा और पढ़ा पंचायत प्रथा। खूंट कट्टी प्रथा इन्होंने लाया और पढ़ा पंचायत। अब ये क्या है? तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये सब जेपीएससी में आपको ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ना है, जनजातीय शासन व्यवस्था, मुंडाओं का भी। खूंट कट्टी प्रथा, देखिए मुंडारी भाषा में खूंट का मतलब होता है परिवार। वो परिवार जिसने आकर के किसी क्षेत्र में जंगल को काट करके खेत बनाया, वो उस क्षेत्र का, उस गांव का एक तरीके से हेड हो गया। उन्हें खूंट कट्टी कहा गया। उन्हें एक आज भी जो आपकी CNT एक्ट है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, इसमें जो खूंट कट्टी भूमि जिसको कहा गया वो वही भूमि है। ठीक है ना? और गांव में खूंट कट्टी लोग जो हैं, मतलब जो वो परिवार को एक अधिक प्रतिष्ठा आज भी मिली हुई है, मिलना भी चाहिए। समझ रही बात? तो कुल मिलाकर के ये खूंट कट्टी प्रथा और पढ़ा पंचायत की शुरुआत करने वाले लोग। अब आप आ जाइए, आपने एक भूमिका देख लिया किस तरीके से झारखंड के इतिहास में जनजातियों का प्रवेश हुआ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, संथालों का आगमन 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास में होता है। संथाल बहुत बाद में आते हैं। 8th से 12th सेंचुरी में इनका आगमन होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में आकर के तो इनके लिए एक व्यवस्था कर दिया गया जिसको आप क्या बोलते हो? दामिने कोह। इनके लिए एक एरिया को रिजर्व कर दिया गया जिसको दामिने कोह कहा है। मैं थोड़ा सा चर्चा आपको पिछले वीडियो में हमने किया था। अभी इतना ही, आगे इसमें बढ़ता हूँ। इसके बाद आप प्राचीन झारखंड के इतिहास में शुरू होता है विभिन्न राजवंशों या विभिन्न राज्यों के निर्माण की एक श्रृंखला। तो झारखंड में कई सारे क्षेत्रीय राजवंश आपको उदय होते हुए नजर आएंगे। तो प्राचीन इतिहास के झारखंड के प्राचीन इतिहास में अब आप देखोगे झारखंड में प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश। और याद रखना और है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों की उत्पत्ति हुई। जैसे अभी हमने आपसे बात की कि जो छोटा नागपुर है, यहाँ पे 2 राजवंश, एक तो मुंडा राजवंश और इन्हीं मुंडा राजवंशों के अवशेष पर नागवंश 2 राजाओं का आपको नजर आएगा। क्या क्या? मुंडा राजवंश और नागवंश। ठीक है। इसी प्रकार आप जब जाएंगे पलामू वाले क्षेत्र में, मैं एक मैप भी अभी बना दूंगा किसको, मैंने कहाँ पे कौन सा स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे सबसे पहले आए रक्सैल, और रक्सैलों को अपदस्थ करके आ गए चेरो राजवंश, चेरो। ठीक है, रक्सैलों को अपदस्थ करके कौन सा राजवंश आ गए? चेरो। पलामू के बाद अगर आप जाओगे तो जैसे सिंहभूम वाला क्षेत्र में सिंह वंश, यहां पे कौन है? सिंह वंश
आने वाले क्लासेस में हम और स्पष्ट होगा हमारा, क्योंकि इन्हीं लोगों का तो इतिहास पढ़ना है आपको आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा वंश आपको नजर आएगा, सिंह वंश। इसके अलावा ढालभूम वंश वगैरह वगैरह, यहाँ पे पुराहट राजा, ऐसे कई राजा आपको मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा सिंह वंश के बाद अगर आप देखेंगे जैसे धनबाद का जो इलाका है, तो धनबाद के इलाके में आपको नजर आएंगे मानभूम राजवंश, और उसके बाद आपको एक पंचेत राजवंश भी मिलेगा, है ना। तो मानभूम, देखिए इसको मानभूम कहा जाता है और इसको ढालभूम कहा जाता है, अच्छे से समझ लीजिए। का इलाका ढालभूम राजवंश या मानभूम राजवंश, और पंचेत राजवंश आपको यहाँ मिलेगा, इसको गोवंशी राजपूत कहा जाता है, ठीक है। पंचेत राजवंश आपको कहाँ मिलेगा, धनबाद में मिलेगा। इसी प्रकार का आपको रामगढ़ में मिलेगा, रामगढ़ में एक राजा मिलेगा, ठीक है। रामगढ़ में भी लगभग सिंह वंश ही है, सिंह लोगों ने ही ये किया है। और कुछ अन्य राजवंश भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ अन्य राजवंश भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे खड़गडीहा हुआ वगैरह वगैरह, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर के इस पे मैं आपके साथ आगे चर्चा कर देता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि अब उसी में पूरा जो केवल आपकी काम की चीज़ है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं जितना आपको बता दे रहा हूं, बस ध्यान रखना है इन बातों का। तो आइए शुरू करते हैं मुंडा राजवंश की कहानी, है ना। चलिए, या मुंडा राजवंश की कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक मैप के जरिए बता दूं कि कौन सा राजवंश का लोकेशन, अवस्थिति कहां है, तो थोड़ा सा और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा राजवंश कहाँ है, राइट। थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें समझने में आसानी होगी, तो ध्यान देना है। पहले तो मैं एक मैप बना देता हूँ आपको झारखंड का, और मैप जो बनाऊंगा वो एक मोटा मोटी मैप बनेगा। आप एकदम ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कई बार कि नहीं एकदम एग्जैक्ट मैप बना दीजिए, तो ये मेरे बस की बात तो नहीं है, और शायद मेरा ही नहीं किसी के भी बस की बात हो पाना बड़ा मुश्किल है। ये मान के चलिए झारखंड का मैप है, मानना है, नहीं मन कर रहा है मत मानिए, किंतु हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अगर आप मान ही लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक मोटा मोटी लोकेशन आपको समझना है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। एक मोटा मोटी, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको एक आइडिया रख लेना है कि किस जगह में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राजवंश आपको मिलेगा, और ये कौन सा राजवंश आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये पलामू राजवंश है। ये पलामू का क्षेत्र है। तो पलामू के क्षेत्र में पहले पलामू राज्य वंश राज्य है, इसमें पहले रक्सैल आए, और उन रक्सैलों के बाद यहाँ पे चेरो राजवंशों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया, हरा के खत्म कर दिया। पलामू के बाद यहाँ ऊपर में एक राजा हुआ, एक राजवंश हुआ जिसको कहते हैं केंदी। क्या कहते हैं, केंदी। केंदी के बाद यहाँ एक राजा हुआ चाई, और यहाँ एक राजवंश हुआ जिसको आप कहते हो खड़गडीहा। इस प्रकार के, इस तरीके से खड़गडीहा के नीचे यहाँ एक राजवंश हुआ जिसको आप कहते हो झरिया। धनबाद का इलाका है झरिया के नीचे यहीं से सटा हुआ धनबाद। एक काम करिए ना, झरिया अगर ये है तो यहीं पे एक सटा हुआ है पंचेत धनबाद में दोनों पड़ रहा है लगभग, मान के चलिए। नीचे अगर आप आ जाएंगे, ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है इसको आपने कहा ढालभूम। हम लोग आएंगे जगन्नाथ ढाल विद्रोह वगैरह जो भी होगा यही होगा, आएंगे, इन बातों पर आपसे चर्चा होगी। यहां पर एक स्टेट हुआ करता था जिसको आप कहते हो कोल्हान, इन्हीं के नाम पर ये प्रमंडल भी कोल्हान पड़ा है। और एक पोराहट राजा यहां पे आपको मिल जाएगा, पोराहट राज्य आपको यहां पे मिल जाएगा। मोटा मोटी आइडिया को समझते चले जाइए। यहाँ पे एक बीरभूम मिलेगा, ये बंगाल से सटा हुआ बीरभूम। मोटा मोटी आइडिया केवल लेते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेट आपको नजर आएगा, रामगढ़। क्या नजर आएगा, रामगढ़। और उसके बाद आपको ये सब चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो ये
अगर एक छोटा कर दे, यहाँ पे बीच का बहुत बड़ा एक इलाका है जिसको आप छोटा नागपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर भी कहते हैं। कोकराह या छोटा नागपुर जो भी बोले, ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है, ये भी इलाका आपको नजर आएगा, कोकराह या छोटा नागपुर, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है विभिन्न, ये कम बेसी होते रहते हैं, यानी कभी कोई हार गया, कुछ क्षेत्र कम बेसी हो गया, इसलिए। लेकिन मोटा मोटी मान के चलना है, ये ढाल भूमि, ये पोरहट है, यहाँ पे एक बड़ा सा आपको छोटनागपुर का मुंडा राजवंश या फिर नागवंशी शासन मिलेगा, पलामू मिलेगा, केंदी, चाई, खड़गडिया, ये सब मिलेगा, झरिया पंचायत के यहाँ धनबाद के इलाके में, धनबाद बोकारो के इलाके में मिलेगा। ये सब चीज़ें एक मोटा मोटी आइडिया आपको लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा आपके दिमाग में आया होगा। लोकेशंस ध्यान में रहता है ना, तो चीज़ें याद रहती हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ, पहला जो राजवंश इस क्रम में आपको देखना है, और वो है मुंडा राजवंश। क्या देखना है जी? पहला राजवंश आपको क्या देखना है? तो मुंडा राजवंश। ठीक है, आइए मुंडा राजवंश पर चर्चा करते हैं। मुंडा राजवंश, मुंडा राजवंश, जैसा कि आपने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी लगभग 600 BC के आसपास मुंडाओं का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। तत्काल वहाँ पे पहले से बसी हुई जनजातियों के साथ इनका संघर्ष हुआ, जैसे असुर, बिरजिया, बिरहोर जैसी जनजातियों के साथ। इस संघर्ष में वो विजयी हुए, और यहाँ पर एक नई जनजातीय शासन पद्धति, जिसको आपने परहा पंचायत शासन व्यवस्था का नाम दिया है, तो इस प्रकार की एक व्यवस्था का नाम, एक व्यवस्था इन्होंने बनाया, और एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया। जो नए राजवंश की स्थापना किया है, वो जो राज्य निर्माण का जो प्रक्रिया शुरू किया है, वो कौन है? तो एक व्यक्ति हैं यहाँ पे जिसका नाम है रीसा या रीता मुंडा। इन्हीं को मुंडा राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। माइंड इट, ये ध्यान में रखना, फाउंडर ऑफ द मुंडा डायनेस्टी वाज द रीसा मुंडा, याद रखना है। बट ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज नॉट अ रूलर, वो रूलर नहीं थे। तो क्या हुआ, इन्होंने, इसी रीता या रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन नाम के एक व्यक्ति हैं, सूतिया पाहन को राजा बनाया इस राजवंश का। So the Sutiya Pahan was the first ruler or king of the मुंडा राजवंश, मुंडा डायनेस्टी। तो याद क्या रखना है कि संस्थापक हुए मुंडा राजवंश के रीता मुंडा या रीसा मुंडा, जबकि सूतिया पाहन राज्य के पहले क्या हुए? राजा हुए। और इन्हीं के नाम पर इस मुंडा राजवंश का जो नामकरण कर दिया गया, वो किया गया सूतिया नागखंड। क्या नामकरण किया गया? सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड इस राज्य का नाम दे दिया गया, अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस सूतिया नागखंड में, इसमें 7 गढ़ और 21 परगना हुआ करता था। 7 गढ़ और 21 परगना क्या हुआ करता था? 7 गढ़ और 21 परगना, और 7 अलग अलग गढ़ हुआ करते थे मुंडा राजवंश में। फिर से एक बार, रीता या रीसा मुंडा इस राजवंश के संस्थापक, इन्होंने सूतिया पाहन, देखिए पाहन इनके यहाँ धार्मिक प्रधान होता है, तो वो दौर एक्चुअली धर्म प्रधान राज्य, धर्म प्रधान समाज का वो दौर था। तो पाहन होने के नाते इन्हें रिस्पेक्ट से राजा बनाया गया, और इस व्यक्ति ने सूतिया नागखंड इस राज्य का नाम दिया गया, और इसमें 7 अलग अलग गढ़ थे और 21 परगना थे। मान के चलिए 7 अलग अलग इस राजवंश में राज्य थे और 21 जिले थे। छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। आप 7 गढ़ों को थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, एक लाइन, एक पॉइंट और, कि इस मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा, तो उस अंतिम राजा का नाम है मदरा मुंडा। क्या नाम है? मदरा मुंडा। और इसी मदरा मुंडा ने, याद रखिएगा, नागवंश के आदि पुरुष फणी मुकुट राय को गोद लिया। एक्चुअली इनका कोई प्राकृतिक संतान नहीं था, मतलब कुल मिलाकर के अपना कोई बाल बच्चा नहीं था। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, और वो बहुत योग्य बच्चा था, फणी मुकुट राय। फणी मुकुट राय, और इसको नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो फणी मुकुट राय है जिन्होंने नागवंशी शासन या नागवंशी राज्य की स्थापना कर दिया, सूतियांबे को राजधानी बनाया। तो अंतिम राजा मदरा मुंडा। अब जरा सा आपको ये देख लेना है कि 7 गढ़ कौन कौन से हैं मुंडा राजवंश के।
अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाइए। मैं जानबूझ के नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बढ़ा करके कोई ऐसा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने शामिल करूँ। अब आइए आगे, सातों मुंडा राजवंश का जो 7 गढ़ है वो गढ़ कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा नाम आप जान जाइए। और इस वक्त उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। जैसे एक गढ़ है लोहागढ़, एक गढ़ का क्या नाम है, लोहागढ़। एक गढ़ का क्या नाम है, तो एक गढ़ को कहते हैं पालूनगढ़, पालूनगढ़। ऐसे एक गढ़ है सिंहगढ़, सिंहगढ़। ऐसे ही गढ़ है इसमें मानगढ़, मानगढ़, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही गढ़ है 5वां नंबर, ऐसे ही गढ़ है आपको मिलेगा सुरगुमगढ़, है ना, सुरगुम गढ़। ऐसे ही एक है कैसलगढ़, कैसलगढ़। और ऐसे ही जो 7वां, मैंने क्या बताया 7 गढ़ है, 7वां जो है एक गढ़ है जिसको आप कह रहे थे हजारीबाग। हजारीबाग का भी इतिहास बहुत पुराना है। देखिए उस दौर में भी हजारीबाग के नाम से, ये लोहगढ़ जो है आज का लोहरदगा है। पूछा जा सकता है आपको वर्तमान में कौन सा जगह है, लोहरदगा। पालूनगढ़ आज का पलामू है। सिंहगढ़ आज का सिंहभूम है। मानगढ़ आज का मानभूम है। सुरगुमगढ़ आज का छत्तीसगढ़ का जो इलाका है सुरगुजा, वो वाला इलाका है। कैसलगढ़ आज भी कैसलगढ़ है। और हजारीबाग आज भी हजारीबाग। कुल मिलाकर के याद रखिएगा, हमने आप एक बात देख पा रहे होंगे कि मुंडा राजवंश में लगभग ओवरऑल छोटनागपुर का पठार है। और इसीलिए अभी जो मैंने मैप में आपको दिखाया वहां पे मुंडा राजवंश या नागवंशी शासन नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए ये पूरा क्षेत्र में ही मुंडा राजवंश थी। आप देख सकते हैं 7 गढ़ उसका। धीरे धीरे एक एक एरिया में नए नए राजवंश, नए नए राजाओं की उत्पत्ति होने लगी, और मैंने उसलिए उसको नहीं दिखाया था क्लियर, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये है मुंडा राजवंश, मुंडा राजवंश। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे दूसरा जो वीडियो आप देखोगे उसमें देखोगे नागवंश। नागवंश तो देखना है, और बाकी अन्य जो राजवंश हैं जो उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत जो तथ्य है मैं उस पर केवल आपसे चर्चा कर दूंगा। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये अगले वीडियो में। फिर एक बार आपसे यही अपील करता हूँ, बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ आने वाले समय में आपको इतना लाभ मिलेगा इस चैनल से, इन वीडियोज़ से, कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप हमें इनकरेज करिए और मैं आपके लिए काम करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।